दोस्तों आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के मैनेजमेंट की और क्या कमियां हैं इस टेस्टों में जो अवेलेबल टेस्ट हैं अभी, जिसकी वजह से हम कई बार सही कॉज इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का नहीं पकड़ पाते हैं। तो दोस्तों जैसे हमारे पास कोई पेशेंट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का आता है तो पहली हमारी जो प्रयास होता है या कह सकते हैं कि प्राथमिकता होती है वो ये होती है कि कोई कारण ढूंढे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का। कारण ढूंढने से फ़ायदा ये होता है कि हम एक जेनरिक थेरेपी या एक ब्लैंकेट थेरेपी पर इसको नहीं देते कि आप चलिए गोली खा लीजिए और ज़िंदगी भर इसको खाते रहिएगा क्योंकि कोई कारण तो मिला नहीं है, तो बस इसी से काम चलाइए। अगर हमें कारण मिल जाता है तो हम उस कारण को ठीक करके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। जैसे अगर किसी को चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया और हमने इंटरनल पोडेंडल एंजियोग्राम करके पकड़ लिया कि आर्टरी यहाँ से सिकुड़ी हुई है, तो छल्ला डाल के उसको खोल सकते हैं और इरेक्शन वापस आ सकते हैं। या हमें अगर पता लग जाए कि इन्फेक्शन की वजह से डैमेज हो रही है नसें, तो उस इन्फेक्शन को ठीक कर सकते हैं। या यूरिन में कोई ब्लॉकेज है जिसकी वजह से सब हो रहा है तो उसको हम खोल सकते हैं। इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। बट सवाल हाँ रुक जाता है आके जब हम टेस्ट कराते हैं और कई बार हम सही कारण को नहीं पकड़ पाते। तो एक बार इस कहानी में पीछे चलते हैं जहाँ पे हम बात करते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन किस किस तरह से होता है। तो दोस्तों 5 स्टेशन होते हैं जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। और सबसे पहला इसमें है साइकोलॉजिकल कॉजेज, साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, यानी दिमाग से सोच नहीं बन पा रही उस तरह की कि सिग्नल्स उत्पन्न हों और फिर पीनिस तक या लिंग तक पहुंचे। दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है न्यूरोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, यानी नर्व्स की कमी। नर्व्स वो तार हैं जो दिमाग से लिंग तक जाते हैं और वो बताते हैं कि हाँ अब हमें कोई ब्लड का इकट्ठा करने के लिए काम या प्रक्रिया शुरू करनी है। तो अगर आपकी नसें कमज़ोर है तो दिमाग सिग्नल तो बनाएगा बट ये पहुंचेंगे नहीं आर्टरी तक और फिर आर्टरी में ब्लड भरना शुरू नहीं होगा। ऐसे ही तीसरी प्रॉब्लम है आर्टरी की, यानी कि लिंग का जो धमनी है जो खून लेके अंदर जाती है वही सिकुड़ जाती है। चौथी प्रॉब्लम हो सकती है स्पॉन्ज में, जिसको हम कहते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोजा, यानी कि वो स्पॉन्ज जिसमें ब्लड भर के तनाव आता है। और लास्ट में है वेन्स जो ब्लड को वापस ले जाती हैं। अगर वो ब्लड को वापस ले जाती रहे और बंद ही ना हो तो भी लिंग के अंदर ब्लड टिकेगा नहीं और इरेक्शन नहीं आएगा। अब इसमें से दिमाग को असेस करना बहुत ही मुश्किल है कि किस टेस्ट के जरिए हम समझें कि दिमाग को सिग्नल भेज रहा है या नहीं। ऐसे ही नर्व्स को समझना बहुत ही मुश्किल है, नसों को, यानी कि दिमाग से सिग्नल बन गया लेकिन क्या नस उसे प्रॉपरली आर्टरी तक पहुंचा रही है। आर्टरी की फ्लो के लिए तो हमारे पास डॉपलर का टेस्ट है तो वो हम काफ़ी इजीली समझ लेते हैं। पर फिर नेक्स्ट स्टेशन आता है पिनाइल स्पॉन्ज, यानी जिसके अंदर ब्लड भरता है। तो इसकी क्वालिटी को देखने के लिए भी हमारे पास कोई अभी तक टेस्ट अवेलेबल नहीं है जो प्रमाणित टेस्ट हो। काफ़ी सारे इनडायरेक्ट टेस्ट हैं। हम ब्लड का VEGF लेवल देख सकते हैं, लिंग में से VEGF लेवल देख सकते हैं, कभी कभी इम्प्लांट के दौरान स्पॉन्ज की बायोप्सी लेके देख सकते हैं। बट ये सब टेस्ट जो है ये सिर्फ एक अंदेशा देते हैं, ये हमें सही सही नहीं बता पाते कि स्पॉन्ज का हाल क्या है। वेन्स के लिए अगेन अगर हम देखें तो हमारे पास डॉपलर की स्टडी होती है जिससे हम वीनोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को, यानी वीनस लीक तो नहीं है, उसको समझ सकते हैं। बट जैसे आपने देखा साइकोजेनिक कंपोनेंट, न्यूरोजेनिक कंपोनेंट और स्पॉन्ज के अंदर कोई कमी है तो इनको हम असेस नहीं कर सकते। और यहीं पे रुक जाती है गाड़ी आके कि अब हम किस जगह पे ट्रीटमेंट करें, क्योंकि आर्टरी और वेन अक्सर मरीजों में ठीक ही पाई जाती हैं, बहुत बार इनमें से कोई कारण निकलता है। तो इसकी वजह से हमारे पास अभी वो सारे टेस्ट उपलब्ध नहीं है कि हम हर पेशेंट को बता पाएं कि हाँ आपका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इस पर्टिकुलर वजह से हो रहा है। दूसरा चैलेंज ये है काफ़ी बार इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो है वो एक कारण से नहीं होता है ना। तो जैसे मैंने पहले भी वीडियोस में चर्चा की है कि आमतौर पर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो है वो एक ट्राइंगल शेप के एक फॉर्मेट में चलता है, यानी कि एक तरफ होता है साइकोजेनिक, दूसरी तरफ होता है ऑर्गेनिक। और जैसे जैसे ये क्रॉनिक होता जाता है तो ये ट्राइंगल की नोक तक पहुंचता जाता है। फिर ये ऑर्गेनिक और साइकोजेनिक के बीच के अंदर जो भेदभाव है वो कम होता जाता है, वो ड्विंडल हो जाता है ना। तो काफ़ी बार ब्रेन भी खराब हो सकता है, साथ में स्पॉन्ज भी खराब हो सकता है, या ब्रेन के ना चलने से काफ़ी साल तक स्पॉन्ज के अंदर कुछ कमी आ जाती है, या कोई नसों में प्रॉब्लम होने के साथ साथ ब्रेन में भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि काफ़ी बीमारियां ब्रेन की और नसों को दोनों को इफेक्ट इकट्ठे करती हैं। तो इसकी वजह से जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का ट्रीटमेंट है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो जाता है और ऐसे में फिर एक सटीक जवाब देना मरीज को मुश्किल हो जाता है कि आखिरकार इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्यों हो रहा हो सकता है। फिर भी हम बहुत बार कोशिश करते हैं कि कोई कारण इसमें से ढूंढ पाएं और करीब 40, 50, 60% तक मरीजों में हम कोई कारण ढूंढ पाते हैं और उस पर काम कर पाते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट और आता है कि क्या हमने
जो ठीक किया वो जगह ठीक हो भी पाई, क्योंकि हमने इलाज तो शुरू किया, बट काफ़ी बार इतने डैमेजेस आ जाते हैं, नसें परमानेंटली ख़राब हो चुकी होती हैं, या पेशाब का रास्ता अगर सिकुड़ा है तो इस तरह से ख़राब हो चुका होता है कि उसको पूरी तरह ठीक कर पाना मुश्किल हो रहा होता है, या डायनामिक्स ऑफ द ब्लैडर ऐसे बदल चुके होते हैं कि जिसकी वजह से पेशाब अभी भी उल्टी पुल्टी जगह पे जाकर आपके इरेक्शन को नुकसान पहुंचा रहा हो सकता है। तो बहुत बार स्टेज ऐसी होती है जिसमें पेशेंट आता है जिसमें रिकवर कर पाना सही इलाज और सही बीमारी के कारण को समझने के बाद भी संभव नहीं हो पाता है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के ट्रीटमेंट में आज के टाइम में, जब हम 2024 में हैं, जिसको मैंने चाहा कि आपके साथ शेयर करूं, ताकि आप भी कुछ समझ सकें कि डॉक्टर जब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का ट्रीटमेंट करते हैं तो वो किन चैलेंजेस से जूझ रहे होते हैं। अब जिन मरीजों में कोई कारण नहीं मिल पा रहा, इसमें डॉक्टर क्या मदद कर सकता है? एक तो हम ये कर सकते हैं कि कुछ दवाइयाँ ऐसी जो जनरली काम करती हैं, इसको हम एक ब्लैंकेट थेरेपी देते हैं, इसके बारे में हमने बात की, हम मरीज़ को एटलीस्ट ये तो दे ही सकते हैं ताकि उनका काम चल सके। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि बिनाइल इम्प्लांट का एक ऑप्शन पेशेंट को दें, जिसमें क्योंकि आर्टरी और वेन सही हैं तो एक्सपेरिमेंटल थेरेपी के लिए तो पेशेंट लायक नहीं है, तो फिर एटलीस्ट एक इम्प्लांट द्वारा हम इन कॉजेज़ को जो इरिवर्सिबल हो गए हैं उनको बाईपास कर सकते हैं, यानी कि ठीक तो नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट पेशेंट का काम, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम वापस मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप समझ पा रहे हैं कि हर बार इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का सही कारण पकड़ना या उसे पूरी तरह रिवर्स कर पाना पॉसिबल नहीं भी हो सकता, क्योंकि चैलेंजेस बहुत हैं। हमारे पास जो उपकरण अवेलेबल हैं, जो टेस्ट अवेलेबल हैं समझने के लिए, वो अभी लिमिटेड है, उनमें कुछ कमियां हैं, और उन कमियों को साथ चलते हुए जो ऑप्शंस हैं वो डॉक्टर आपको देंगे। अगर कोई और सवाल आपके जुड़े हों इस पूरे सिचुएशन से तो आप हमें ज़रूर लिखें, हम कोशिश करेंगे उनका जवाब आपको अवश्य दें। नमस्कार।